जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 460। दोस्तों, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें मैं एक शायरी सुनाऊंगा और उसके बाद एक आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई होगी। शायरी जो है वो एक ऐसे शायर के बारे में जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और जो मैं कथा सुनाना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ, वो फ़िलहाल में जो घटी हुई घटना जो टोक्यो ओलंपिक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही पसंद आएंगे। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। शायर मरते नहीं, अपनी शायरी के जरिए अमर हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा के बहाने वाहिद अली वाहिद की याद में मैं आपको ये शायरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में नीरज के सोना जीतते ही सोशल मीडिया पर यह सबसे ज़्यादा लिखी गई लाइन है कि फेंक जहां तक भाला जाए। इस बदनसीब शायर की शायरी थी ये। वाहिद भाई नाम था उनका। वाहिद भाई को बदनसीब इसलिए कहा क्योंकि बीते 20 अप्रैल 2021 को इनकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लखनऊ में आपको ना तो वक्त पर इलाज मिला और ना ही अस्पताल में जगह। सोचिए, एक हर दिल अजीज शानदार शायर को आखिरी वक्त में इलाज नहीं मिला, मगर शायर मरते नहीं, अपनी शायरी के जरिए अमर हो जाते हैं। हिंदुस्तान के इस ऐतिहासिक पल में देश ने आपको खूब याद किया है वाहिद भाई, और मैं सुनाता हूं आपकी यही शायरी। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, राम करे ये ताला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, ये कविता, ये शायरी हम आज डेडिकेट कर रहे हैं हमारे शायर वाहिद भाई को, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्वलंत जो विषय है उसके बारे में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और ये है खिलाड़ी की जाति, इसका शीर्षक है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। जब तक टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला खिलाड़ी मेडल जीत रही थी, तब तक भारत में एक दूसरा ओलंपिक चल रहा था, और ये था विजेता खिलाड़ियों की जाति तलाशने का। लोगों में होड़ सी मची थी कि कौन कितना और किस एंगल से गूगल करके जातियों के महासागर से पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहन की जाति का मोती खोज लाता है। रियो ओलंपिक के समय भी महिला बैडमिंटन की सिल्वर विजेता पीवी सिंधु और कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक की लोग जाति ढूंढ रहे थे। गोया उनकी जाति का खुलासा अगर ना हुआ तो ओलंपिक में उनका किया कराया सब बेकार है। उनकी वैश्विक उपलब्धि पर अगर जाति का ठप्पा ना लगा तो वो निरर्थक और निष्प्रभ है। फर्क इतना है कि कहीं वो बिल्कुल नग्न रूप में है और तो कहीं दबे ढके रूप में है। इस सोच से पता चलता है कि समाज में जातीय समता की बातें हम लाख करें, लेकिन हकीकत में जाति के साथ जन्मने, जीने और मरने के लिए अभिशप्त हम भारतीयों, विशेषकर हिंदू के लिए जात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना खिलाड़ी का मेडल, ना सैनिक की शहादत, ना वैज्ञानिक की खोज, ना किसान की काश्तकारी, और ना ही इंसानियत की बुलंदी। अपनी हाड़ तोड़ मेहनत का खून पसीना एक कर ओलंपिक जैसी महाकठिन प्रतिस्पर्धा में मेडल लाकर देश को सिर ऊंचा उठाने और सिर ऊंचा करने वाली इन खिलाड़ियों ने उनकी कामयाबी को
जाति के आईने में परखने वाले देश की इस मानसिकता को किस रूप में किया होगा, कहना मुश्किल है। इस बार तो टोक्यो ओलंपिक के दौरान एक तरफ कई लोग गूगल कर भारतीय महिला खिलाड़ियों की जाति कंफर्म करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके इस नीच कर्म के लिए ट्विटर पर उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे। गूगल पर कब कौन से शब्द ढूंढे जा रहे हैं, इसकी जानकारी trends.google.com पर मिलती है। 1 अगस्त को जैसे ही सिंधु ने कांस्य पदक जीता, वैसे ही पीवी सिंधु कास्ट पूरे दिन में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला कीवर्ड बन गया था। यानी कि इन लोगों की रुचि इस बात में नहीं थी कि सिंधु ने अपने विनिंग मैच में किसे कितने पॉइंट से हराया, उसका खेल कैसा था और जीत के पीछे क्या तैयारियां की थी, बल्कि इस बात में ज्यादा थी कि दूसरी बार लगातार ओलंपिक मेडल लाने वाली इस शटल बाला की जाति क्या थी। सिंधु की जाति ढूंढने वालों में सबसे ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के बताए जाते हैं। वैसे सिंधु के साथ ये हरकत तो 2016 से ही हो रही थी, जब उसने रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीत लिया था। तब से जाति शोधक थके नहीं थे। इस बार तो ये आंकड़ा 90% तक पहुंच गया था, यानी कि ये सर्च टॉप ट्रेंड में रही। और इसका कारण शायद यह भी है कि पीवी सिंधु के नाम से किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता, सिवाय एक महिला होने के। बॉक्सिंग में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली लवलीना बोरगोहेन की तो जाति के साथ साथ धर्म की तलाशी भी ली गई। गोया वो किसी धर्म विशेष की सिद्धू होने पर भी उसकी कामयाबी को मान्य किया जाता। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के चीफ कोच पी गोपीचंद ने जब खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती के लिए जब ध्यान सूत्र और ध्यान सत्र शुरू किया, तो तेलंगाना के लोग उनकी भी जाति खोजने लगे। जानी मानी तीरंदाज दीपिका कुमारी की जाति को तो लोग इस देश में 10 साल से खोज रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल क्रिकेटर संजू सैमसन के साथ भी हुआ है। मकसद ये कि जाति साधु की भले ना पूछो, मगर खिलाड़ी की हर हाल में पूछो। अफसोस की बात तो यह है कि देश की शान खिलाड़ियों का ये जाति खोजी वर्ग मुख्य रूप से शहरी ही है। ये वो लोग हैं कि जो जाति को जिंदा रखने में ही अपनी जीविका देखते हैं, क्योंकि अल्प शिक्षित और अशिक्षित अथवा पेट के लिए जीने वालों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वे किसी की जाति जानकर उनकी कामयाबी की तस्दीक करें। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि जितना जाति के पीछे ठेलने की कोशिश होती है, वो राजनीति के कंधों पर नए रूपों में और ज्यादातर ताकतवर तथा खुद को प्रासंगिक बनाते आगे बढ़ती है। लोकतंत्र की जमीन पर हम भी उसे सींच रहे होते हैं। इस सोच का अगला कदम ये हो सकता है कि देश में हर काम, उद्देश्य, कार्य प्रणाली और कामयाबी भी जाति के पैमाने से ही नापी जाए। ना सिर्फ नापी जाए, बल्कि उसकी सार्थकता भी जातियों के प्रतिनिधित्व व भागीदारी से ही तय हो। यानी कि अगर अपेक्षित जातीय प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी कूड़ा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारतीय क्रिकेट या हॉकी टीम अथवा ओलंपिक खिलाड़ियों का चयन भी देश में जातीय आरक्षण के हिसाब से करने की मांग उठे। वहां जीतना अहम नहीं होगा, टीम में जाति की शुमारी अहम होगी। ये संभावना इसलिए भी है कि देश में जाति व्यवस्था खत्म करने वाले तमाम आंदोलनों और विचारों की ट्रेजेडी अब खुलकर जाति बताने और उसे पोषित करने में समाहित हो गई है। ये भी मुमकिन है कि मेडलों का रंग और औचित्य भी जाति के हिसाब से ही तय हो। यही कारण है कि जो प्रेजेंट सरकार है, सबसे ज्यादा दबाव देश में जाति जनगणना कराने और उसके आंकड़े जारी करने का है, ताकि सत्ता के ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम रिजर्व किया जा सके। लिहाजा बिहार में एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। उधर जो प्रेजेंट सरकार है, जाति गणना में
भले आनाकानी कर रही हो, लेकिन वो खुद भी यही चाहती है। ऐसा पहली बार हुआ जब पिछला जो मंत्रिमंडल का विस्तार था, उसकी खूबी, उसकी जातीय नुमाइंदगी को बताया गया। देश को किसी सरकार ने घोषित रूप में बताया कि इस मिनिस्ट्री के कितने पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि हैं। दूसरे शब्दों में, ये पिछड़ों का मंत्रिमंडल है, ना कि समूचे देश का, ताकि इस वर्ग के लोग गांठ बांध लें कि ना केवल प्रधान बल्कि उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य हैं, वो भी इसी वर्ग के नुमाइंदे हैं। यानी कि एक तरफ जातीय समता और समरसता का सुंदर कांड और दूसरी तरफ जातीयता की पीठ थपथपाने वाली आला का बुलंद पाठ। अब सवाल ये है कि आखिर चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरियां, उच्च शिक्षा और राजनीति में आरक्षण का सीमित औचित्य है, लेकिन खेल की टीमें भी अगर इसी आधार पर बनने लगी तो देश खेलों की दुनिया में कहां जा पहुंचेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। यानी कि खेल का खेला में तब्दील करने की आत्मघाती सोच। वैसे इस बात में सच्चाई है कि कुछ समय पूर्व तक खेलों में आड़े वर्ग और अगड़े वर्ग की भागीदारी ज़्यादा दिखाई पड़ती थी, जबकि खेल ही क्यों, अन्य गुणों ही प्रतिभाएं ना तो किसी जाति की बपोती हैं और ना ही उसकी मोहताज होती हैं। प्रतिभा ही होती है। उसे खिलने के लिए सही धूप और आंगन चाहिए। पिछले कुछ समय के खेल जगत की तस्वीर काफ़ी बदली है। पिछले दलित और आदिवासी वर्ग से अच्छी खेल प्रतिभाएं आगे आ रही हैं, मेडल भी जीत रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आज हमारी महिला हॉकी टीम है, जिसमें 90% खिलाड़ी ऐसी हैं जो कमज़ोर तबके से आई हैं और अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन कर रही हैं। जाति गणना और आंकड़ों के अनुपात से सत्ता में भागीदारी का तर्क सिर्फ अपनी सत्ता स्वार्थ के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन खेल में विजय की मानवीय आकांक्षा, अड़िग संकल्प, समर्पण और हर हाल में जीतने की जिद, केवल अथक परिश्रम, अनुशासन और अटल इच्छा शक्ति पर ही टिकी होती है। वहाँ गोरा काला, गरीब अमीर, औरत मर्द, अगड़ा पिछड़ा, दुबला पतला होना कोई मायने नहीं रखता। वहाँ संसाधनों की कमी या सामाजिक आर्थिक विविधताएं भी कोई छूट नहीं देती। ये केवल यही संदेश देती है कि जीत के लिए मरना भी पड़े तो पीछे मत हटना। इसलिए हमारे जो खिलाड़ी बेहद कठिन प्रतिस्पर्धा से भी मेडल लेकर आ रहे हैं, उनकी पहचान एक प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी के रूप में ही कीजिए। उनका सम्मान एक जुझारू स्पोर्ट्समैन के तौर पर कीजिए। उनकी खेल उपलब्धियां किसी जाति विशेष की गौरव पताका नहीं है, वो तो समूचे देश और हमारी विरासत का कीर्ति ध्वज है। दोस्तों, ये एक वरिष्ठ संपादक हैं राइट क्लिक, उन्होंने इसको लिख के भेजा है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने एक सच्चाई जो कि एक सुबह सवेरे 4 अगस्त 2021 को प्रकाशित हुआ था, उसी की एक कुछ लेख है जो मैंने कोशिश की है आपके पास पहुंचाने के लिए। ये लंबा ज़रूर था, लेकिन शायद बहुत ज़रूरी था। जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको हमें दूर करना होगा। हमें मेरिट के हिसाब से आगे बढ़ना है, ना कि किसी जाति, किसी के कास्ट के हिसाब से। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबईचा मानुस और आपके लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 460। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।